गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एशियन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th में हमारे पास प्रथम चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने भोजन के बारे में समस्त बातें की है। आज हम बात करते हैं मानव स्वास्थ्य। मानव का स्वास्थ्य किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, मानव स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। मानव स्वास्थ्य में हम यहां मनुष्य के द्वारा कौन कौन से इस प्रकार के पदार्थ लिए जाए जो मनुष्य के लिए जरूरी हो, और अगर उनकी कमी हो या उनमें किसी भी प्रकार की मिलावट हो तो वह मनुष्य के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, उनके बारे में एक एक करके हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पानी। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है पानी, वाटर। देखा होगा आपने, ये मनुष्य के लिए अति आवश्यक भाग है। अर्थात पानी के बिना जीवन नहीं है, और यही कहीं कहीं लिखा हुआ आपने सुना भी होगा कि जल ही जीवन है। अर्थात जल के बिना मनुष्य का, जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। यहां हम बात करते हैं कि हमारे द्वारा लिया जाने वाले जल अगर स्वच्छ है तो निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, परंतु यदि जल में किसी भी प्रकार की कमी है, कमी का अर्थ यह है कि उसमें इस प्रकार के अनवांटेड सब्सटेंस मिला दिए गए हैं, अवांछनीय पदार्थ मिला दिए गए हैं, जो जल के अंदर होते हुए उस जल का उपयोग हम पीने के लिए नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार के पानी का उपयोग हमारे द्वारा किया जाए तो निश्चित ही हमारे शरीर को क्या होगा, हानि पहुंचेगी। तो इस प्रकार से ऐसे पानी को पीने के कारण किस प्रकार से हानियां हो जाती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं दूषित पानी। आप देखिए, दूषित पानी, इसका मतलब ये कैसा पानी है? मलन्यूट्रिटेड है, इसमें अनवांटेड है, इसके अंदर इस प्रकार के पदार्थों का मिला दिया गया है, इस प्रकार के सब्सटेंस का मिला दिया गया है जिसमें पानी के समस्त कंपोजिशंस में, समस्त अवयवों में बदलाव हो गया है। तो इस प्रकार के पानी को हम कौन सा पानी कहेंगे? दूषित पानी। इस दूषित पानी के पीने के कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कभी कभी दूषित पानी को पीने के कारण आपने देखा होगा हमें हैजा हो जाता है। हैजा देखा होगा, डायरिया देखा होगा, डायरिया हो जाता है, हैजा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, पैचिस हो जाता है। ये इस प्रकार की कुछ बीमारियां हैं जो पानी के कारण होती हैं, दूषित पानी के हमारे द्वारा पीने के कारण होती हैं। अर्थात कभी कभी आपने देखा होगा जब हमारे को बहुत तेज प्यास लग रही हो और हम कहीं किसी रास्ते पर, किसी मार्ग पर जा रहे हो, तो वहां पर लिखा हुआ रहता है प्याऊ। देखा आपने? प्याऊ, पीने का पानी, और हम जल्दी से वहां पर पानी पी लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या इस टंकी की सफाई कब हुई या कितने समय पूर्व इसकी सफाई की गई, क्या इसके अंदर कोई जम्स तो नहीं है। परंतु इस प्रकार का पानी का उपयोग बिना सोचे समझे हमारे द्वारा कर लेने के कारण अनेक बैक्टीरिया, अनेक जर्म्स और अनेक जीवाणु जो होंगे वो कहां पहुंच जाते हैं? हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, और शरीर में पहुंच करके हमारी उपापचयी क्रियाओं को, हमारे मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं, और उसको चेंज कर देने के कारण हम इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो बच्चों, हमारे को हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए? स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हम यहां पर बात करें कि क्या स्वच्छ पानी किसे कहा गया, तो हम यहां दूषित पानी की जगह दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे स्वच्छ जल। स्वच्छ जल अर्थात इस प्रकार का जल जिसमें जल का कंपोजिशंस प्योर हो, अर्थात जल में किसी भी प्रकार के अनवांटेड पदार्थ मिले हुए नहीं हो। दूसरी बात, उस जल में किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती हो। तीसरी बात,
जल का रंग ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। चौथी बात, हम ये कह सकते हैं कि उस जल में बराबर मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन बराबर मात्रा में घुली हुई रहेगी तो वह जल हमारे को स्वादिष्ट लगेगा, या यूं हम कह सकते हैं कि वह हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो इस प्रकार के जल का उपयोग हमें करना चाहिए। हम डॉक्टर्स के द्वारा भी कई बार ये सुनते हैं कि एक व्यक्ति को, एक बालक को एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास। आप कितने गिलास पानी पीते हैं? अब आप सोचिए, अगर 8 से 10 गिलास आप पानी पी रहे हैं, इसका मतलब आपका शरीर कैसा है? स्वस्थ है। परंतु जो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्कर्स हैं, उनको ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत है। अर्थात उनको इतना ज्यादा मात्रा में पानी क्यों लिया जाता है? उसका कारण यह है कि उनके द्वारा हार्ड वर्क करने पर जो पसीना होता है, जो स्वेटिंग होती है, उसमें वो सारा पानी रिलीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि ज्यादा पानी पीने के कारण हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जहरीले पदार्थ हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ज्यादा पानी पीने पर हमारे को मूत्र त्याग करने के लिए ज्यादा मात्रा में जाना पड़ता है, जिससे हमारे को स्टोन की समस्या नहीं रहती। अर्थात हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के पथरी की समस्या नहीं रहती है। और इस प्रकार के स्टोन की समस्या नहीं रहने का कारण क्या है? अत्यधिक मात्रा में पानी का उपयोग करना। कभी कभी डॉक्टर्स के द्वारा कहा जाता है ज्यादा मात्रा में पानी पिएं। अर्थात आप ज्यादा पानी पियोगे तो निश्चित रूप से आप हमेशा के लिए क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे। तीसरी बात एक और है कि ज्यादा पानी पीने पर हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। ज्यादा मात्रा में शरीर के ऊपर वसा का जमाव नहीं होता है। तो सीधा सा यूं कह सकते हैं कि हमारे शरीर पे वसा का जमाव नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि हम मोटे नहीं होंगे, ओबेस नहीं होंगे। और हम मोटे नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पानी का अत्यधिक उपयोग करने के कारण हमारे शरीर में भोजन के पाचन के दौरान जो फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, जिनको रफेज के रूप में हम लेते हैं, वह भी अच्छी तरह से उस शरीर में मेटाबॉलिज्म में हमारा साथ देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति को बराबर मात्रा में, भरपूर मात्रा में क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए। और एक और यह है, कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बराबर मात्रा में, निश्चित मात्रा में पानी पीता है तो निश्चित ही उसके शरीर को एलर्जी नहीं होती। एलर्जी समझते हैं आप? किसी को गाजर घास से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को दूसरे खुशबू से एलर्जी होती है। तो इस प्रकार की एलर्जी हमारे शरीर में नहीं होती है, क्योंकि हम अगर बराबर मात्रा में पानी पीते हैं तो वह एलर्जन भी अपनी रिएक्टिविटी नहीं शो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो शरीर है स्वस्थ बना हुआ रहता है और हमें सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं भी हमारे शरीर में दिखाई नहीं देती। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। फिर भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा दूषित जल पिया जा रहा है तो निश्चित रूप से वह बीमारी से ग्रसित होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे यहां पर दूषित जल में अनेक प्रकार के ऐसे जीवाणु हैं या बैक्टीरिया है जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे यहाँ पर आया है जिसको हम कहते हैं नारूवाला रोग। आपने देखा होगा नारूवाला रोग, वाला रोग, जिसे हम नारूवाला रोग कहते हैं। कभी कभी पुराने जमाने में दीवारों पर लिखा हुआ रहता था, जब हम कुएं का, बावड़ियों का, तालाब का पानी पिया करते थे। आज तो हम जमीन के अंदर बहुत गहराई वाले जल स्रोत से पानी पीते हैं, जैसे ट्यूबवेल हुआ, जैसे कोई अन्य रिसोर्सेज हुए। परंतु पहले जब हम कुएं बावड़ियों का पानी पीते थे तो दीवारों पर लिखा जाता था पानी छान कर पीजिए, नारूवाला रोग से बचिए। क्या होता है नारूवाला?
नारूबाला रोग एक विशेष प्रकार के कृमि के कारण होता है जिसे हम कहते हैं ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस। ये ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस नाम का एक कृमि है जिसके कारण क्या होता है, नारूबाला रोग होता है। क्या है, किस प्रकार से ये हमारे शरीर में पहुंचता है। जब कभी भी कुएं बावड़ियों का पानी पिया जाता था तो उस पानी को जब हमारे द्वारा पी लिया जाता था तो एक विशेष प्रकार का उस पानी के अंदर जीव पाया जाता था जिसे हम कहते हैं साइक्लोप्स। उसका नाम रखा गया है साइक्लोप्स। क्या नाम रखा गया है, ये साइक्लोप्स। ये साइक्लोप्स जीव क्या करता था, इस पानी में पाए जाते थे छोटे छोटे एग, छोटे छोटे अंडे। किसके, ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस के। इस ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस के छोटे छोटे अंडे इस पानी में पाए जाते थे। अगर हमारे द्वारा बिना छनित्र या बिना फिल्टर किए हुए इस पानी को पी लिया जाता था तो उस कंडीशंस में क्या होता था कि ये अंडे इस साइक्लोप्स के शरीर में चले गए और साइक्लोप्स के शरीर के कहां चले गए, मनुष्य के शरीर में चले गए। इस मनुष्य के शरीर में जाने पर इसके आमाशय में, इसके स्टमक में क्या होता था, ये साइक्लोप्स की जो बॉडी होती वो तो डिसॉल्व हो जाती, क्योंकि हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण होने के कारण ये साइक्लोप्स की जो बॉडी होती है वो तो डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती है और केवल ये अंडे मनुष्य के शरीर में कहां पर रह जाते हैं, उसके आमाशय में रह जाते हैं और वहां से होते हुए वह हमारी छोटी आंत तक पहुंच जाते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। अब मनुष्य में जब वह छोटी आंत में पहुंच जाते हैं तो छोटी आंत में पहुंचते ही आपने देखा कि उनका अवशोषण छोटी आंत की दीवारों से वह ब्लड की जो वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, जो शिराएं हैं उनमें पहुंच गए और उनसे होते हुए वो कहां तक पहुंच जाते हैं, संख्या में वृद्धि, और वहां से होते हुए कहां तक पहुंच गए, मनुष्य के जो अंग है, जो लिम्स है, उन भागों तक पहुंच जाते थे। आपने देखा होगा ये मनुष्य के पैर होते थे, इन पैरों में ये वाला जो भाग जिसको हम टखनी कहते हैं या इस वाले भाग को एड़ी के जस्ट ऊपर वाले भाग में यहां पर एक छोटा सा फोड़ा बनाते थे। इस फोड़े में क्या होता था कि यह जो अंडे थे अब जीव में बदल गए हैं और वह जीव में बदल करके एक धागे के रूप में एक पहले छोटा सा पुंसी का फॉर्म बना देते हैं, छोटा सा, और छोटी सी पिंपल्स लाइक बना करके, और वहां से क्या हो जाते हैं, ये छोटा सा मुंह निकालते हैं और मुंह निकाल करके और धागे के समान ये जीव बाहर आने लग जाते हैं। अब इस धागे को इसको बार बार लपेटना पड़ता है, बार बार किसी लकड़ी के सहारे इसको क्या करना पड़ता है, लपेटना पड़ता है, क्योंकि इसको अगर ज्यादा खींचे तो दर्द होता है, और दूसरी बात अगर इसको इस वाले भाग को न खींचे तो ये यहाँ पर लटका हुआ रहता है। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में घातक, बहुत ज्यादा मात्रा में दर्दनाक बीमारी हुआ करती थी इस दूषित पानी को पीने के कारण। ये व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रसित है उस व्यक्ति के द्वारा अगर नहाने के लिए या पैर धोने के लिए किसी जल स्रोत में जाया जाए तो ये इसके अंडे वापस इसका जो मादा कृमि हुआ करता था ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस का, वो कहां पहुंचा देता है, पानी में पहुंचा देता है, और ये चक्र पुनः वापस शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार की इस बीमारी से बचाव के लिए सन 2000 तक एक विशेष प्रकार का नारूबाला उन्मूलन कार्यक्रम स्थापित किया गया था जिसका नाम था नारूबाला या नारू रोग उन्मूलन। उसको यूं कह सकते हैं हम, नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम। नारू रोग उन्मूलन क्या रखा गया, नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम। इस नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम का समापन सन 2000 में हो गया और इसके बाद इस बीमारी से ग्रसित किसी भी प्रकार के व्यक्ति का अभी तक पता नहीं लगा है। तो ये इस प्रकार का एक बीमारी जो बहुत खतरनाक इस दूषित पानी के पीने के कारण मनुष्य के शरीर में होती है, तो हम कह सकते हैं कि स्वच्छ जल है तो स्वच्छ कल है। अब हम बात करते हैं इसके बाद एक दूसरा टॉपिक
कि पानी के अलावा हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को कौन सा ऐसा भाग है जो नुकसान पहुंचाता है, उसकी हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक और भाग आता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं मोटापा। नाम सुना होगा आपने, मोटापा, या जिसे कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी, मोटापा। प्राय आजकल के व्यक्तियों में इस प्रकार के बदलाव बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। मोटापा होता क्या है, किसे कहते हैं? अगर हमारे शरीर के ऊपर, हमारे हाथ पैर के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे पैरों के ऊपर, हमारे थाइस के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे पूरी बॉडी के ऊपर अगर वसा की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इस वसा की मात्रा का ज्यादा मात्रा में जमा हो जाना ही क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। क्या कहलाता है? मोटापा। तो ये मोटापा होने का कारण क्या है कि किस कारण से, किस प्रकार के व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव होने से, किस प्रकार के खान पान के कारण उसके शरीर में इस प्रकार का बीमारी ग्रसित हो रही है, मोटापा आ रहा है, जो कि उसके शरीर को हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है। देखिए, हम बात करें, हम मोटापे का कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, तो हम शरीर का भार और उसकी लंबाई का अनुपात लेते हैं। अगर उसकी भार और लंबाई का अनुपात, जिसे हम जनरली BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं। BMI का नाम लिखा गया है बॉडी मास इंडेक्स। ये माना गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसका बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है, तो इसका मतलब वह क्या माना गया है? सही है। स्क्वायर आएगा, सॉरी, स्क्वायर। अगर स्क्वायर आता है तो इसका मतलब वह सही है। परंतु यदि यह 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आता है तो यह उसके लिए क्या होगा? घातक होगा। उसके लिए क्या हो जाएगा? घातक हो जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स को प्रभावित करता है मोटापा। मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है। जिस व्यक्ति में मोटापा है उसमें हार्ट से संबंधित बीमारियां होगी, उसमें डायबिटीज होगी, उसमें नींद नहीं आने की बीमारियां होगी, उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी। आपने देखा होगा मोटे व्यक्ति कभी भी दौड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से दौड़ेंगे तो उनकी सांस क्या होने लग जाएगी? फूलने लग जाएगी। उनकी सांस का फूलना भी किस बात को बताता है? कि उनके शरीर में क्या है? मोटापा है। तो मोटापे के कारण इस प्रकार की बीमारियां होने लग जाती हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के कैंसर्स और कई प्रकार के जॉइंट से संबंधित बीमारियां होने लग जाती हैं। कई प्रकार के हमारे ये जो जॉइंट हैं, ये वाले जॉइंट हैं, ये जॉइंट है, घुटनों के दर्द हैं, कई बार आपने देखा होगा इस प्रकार की बीमारियां ग्रसित हो जाती हैं। किसके कारण? मोटापे के कारण। अब कुछ हम बात करते हैं, कुछ जो मोटापा बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, क्या इस प्रकार का है? सबसे पहले हमारे द्वारा लिया जाने वाला भोजन और उसी अनुपात में खर्च की जाने वाली ऊर्जा। आपने देखा होगा कई बार हम भोजन भी कंपटीशन में कर लेते हैं, इतना मैं खाऊंगा, उससे ज्यादा कौन खाएगा, और इस प्रकार के कंपटीशन के कारण हम इस प्रकार का भोजन कर लेते हैं जो हमारे शरीर में खर्च नहीं होगा। मतलब एक्सेस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में हमारे द्वारा अगर भोजन लिया गया है तो वह भोजन वसा में परिवर्तित होगा, फेट में परिवर्तित होगा, और वह फेट आपने पढ़ा होगा जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इस फेट के फॉर्म में हमारी बॉडी में परतदार संरचना के रूप में जमा होती जाएगी और धीरे धीरे हम किससे ग्रसित हो जाएंगे? मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ हमारी फूड संबंधी बैड हैबिट है। क्या है? आजकल प्रचलन हो गया है, हम हमारे पुरानी भोज्य आदतों को समाप्त कर चुके हैं। पिज्जा, बर्गर है, वो क्या कहते हैं, चाउमीन, ये इस प्रकार के भोजन का उपयोग करने लग गए। ये इस प्रकार का भोजन जो आसानी से हमारे शरीर के भीतर डाइजेस्ट नहीं होता। दूसरी बात, इनसे इतनी ज्यादा मात्रा में कैलोरी भी नहीं मिलती है। तो तीसरा यह है कि यह फैट का निर्माण आसानी से कर देता है, और जब यह फैट का निर्माण आसानी से कर देता है तो यह वसा जाकर के, यह फैट जाकर के हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाती है। तो इस प्रकार से जंक फूड लेने के कारण भी हमारा मोटापा क्या हो रहा है? लगातार
बढ़ता जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो नियमित व्यायाम करें, योगासन करें। उसके साथ ही साथ हमारे द्वारा यदि प्रतिदिन 10 मिनट तक लगातार अगर पैदल चला जाए तो निश्चित रूप से हम इस मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से हैं, जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है, उन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। जैसे हाइपरथायराइडिज्म वगैरह इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उनसे भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो मोटापा ये हमारे शरीर का एक इस प्रकार का भाग है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अर्थात मोटापे से अगर हमारे को बचना है तो निश्चित रूप से हमें हमारी भोज्य संबंधी आदतों में और उसके साथ ही साथ हमें हमारी दैनिक व्यवहार में बहुत सारा बदलाव लाने की जरूरत है। इसके बाद हम एक टॉपिक और लेते हैं जिसे हम बोलेंगे रक्तचाप। नाम सुना होगा आपने, जनरली इसको बीपी भी कह देते हैं और कुछ लोग इसको कंप्लीट नाम से क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। क्या कहा गया है, ब्लड प्रेशर क्या है, कहां है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर किसे कहा गया और कहां है ब्लड प्रेशर? देखिए, हम बात करते हैं रक्तचाप। चाप का अर्थ है आग, है ब्लड प्रेशर। किस प्रकार से हमारे शरीर में हमने दो भाग ऐसे देखे हैं। सबसे पहला आता है हमारे शरीर का सबसे कोमल भाग क्या है, हार्ट। इस हार्ट के द्वारा ब्लड को कहां तक पहुंचाया जाता है, ऑर्गन्स के पास पहुंचाया जाता है, अंगों के पास पहुंचाया जाता है, और अंगों के द्वारा वापस ब्लड को कहां तक पहुंचाया जाता है, हार्ट के पास पहुंचाया जाता है। इस हार्ट के द्वारा पंप करके और ब्लड को, जो शुद्ध ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, उस ब्लड को यहां से लेकर के अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, धमनी करती है, आर्टरीज करती है। और इसी प्रकार से जो ऑर्गन है जहां पर मेटाबॉलिज्म हो चुका है, जहां पर उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उस ब्लड को उन ऑर्गन वाले भाग से, उस अंगों वाले भाग से कहां तक पहुंचाने का काम, हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करती है, शिराएं करती हैं। हम यहां पर वेन्स करती हैं। हम यहां पर इस धमनी के बारे में बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस हार्ट के द्वारा ब्लड को जब यहां पर पहुंचाया जाता है तो हार्ट के द्वारा दबाव लगाया जाता है। हार्ट के द्वारा ब्लड को ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए लगाए जाने वाला जो दबाव है वह क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। आपने देखा होगा ये जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर भी दो प्रकार का है, एक सिस्टोलिक है और दूसरा डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक, मैं बताना चाहूंगा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इस ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, 120/80। अर्थात जब हार्ट के द्वारा ब्लड को प्रेशराइज करके इन धमनियों के द्वारा ऑर्गन तक पहुंचाया जा रहा, तो उस कंडीशंस में प्रेशर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना होना चाहिए, 120 mm of Hg। ये मर्करी स्पिग्मोमैनोमीटर, उसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर डायस्टोलिक, जब यहां पर ऑर्गन से जो ही ब्लड यहां पर पहुंच रहा है तो इसकी जो मसल्स थी वो रिलैक्स हो चुकी है, और रिलैक्स हो चुकी है तो उस कंडीशंस में यहां से कम प्रेशर से आ रहा है, तो कम प्रेशर, कम दबाव लग रहा है, जो कितना होगा 80 mm of Hg। तो हम यहां कह सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक होना चाहिए और 80 डायस्टोलिक होना चाहिए। इस प्रकार से ये ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले 1733 में स्टीफन हेल्स, एक जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने सबसे पहले घोड़ों का ब्लड प्रेशर मापा था, और 1983 में कॉपलैन ने इस ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। यह ब्लड प्रेशर दो प्रकार का हो सकता है,
थोड़ा सा हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दो प्रकार का ब्लड प्रेशर, एक लो ब्लड प्रेशर और एक दूसरा आता है हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर। थोड़ा सा देखिए, और लास्ट टॉपिक है लो ब्लड प्रेशर। दो प्रकार का है, हम यहां पर बात करेंगे लो बीपी, और दूसरा आता है हमारे पास हाई बीपी। हम यहां लो बीपी की बात करें, लो ब्लड प्रेशर, अर्थात ये जो मैंने ब्लड प्रेशर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू 120/80 mm ऑफ Hg जो बताई, उस वैल्यू से अगर ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, उस वैल्यू से कम आ रहा है तो उस कंडीशन को हम निम्न रक्तचाप कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर वाली स्थिति में हार्ट के द्वारा ब्लड को बराबर मात्रा में किडनी, दूसरे ऑर्गन्स तक बराबर मात्रा में सप्लाई नहीं किया जाता है तो उन ऑर्गन्स को बराबर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है तो निश्चित रूप से वह ऑर्गन परमानेंटली काम करना बंद कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों में किडनी फेल्योर हो जाती है। किडनी फेल्योर हो जाने का कारण यह है कि किडनी को जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में बराबर मात्रा में किसकी जरूरत थी, ऑक्सीजन की, और वह ऑक्सीजन किसके द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाई, इस ब्लड के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में क्या था, बीपी लो था, और बीपी लो था तो निश्चित रूप से उसके दूसरे ऑर्गन फेल्योर होने का कारण बन जाते हैं। जब दूसरे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अर्थात इस निम्न रक्तचाप का या लो बीपी का किसी भी प्रकार का इलाज संभव नहीं है। बहुत रेयर केस में इसको अप किया जा सकता है कुछ मेडिसिन दे करके, परंतु हम हाई बीपी की बात करते हैं जो जनरली सभी लोगों में पाया जाता है। सभी लोग, मोस्टली जो फैटी लोग हैं, जो टेंशनाइज्ड हैं, जिनमें तनाव है, जिनमें चिड़चिड़ापन है, जिनमें बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं हैं, व्यवहार में बदलाव है, उन सभी में क्या पाया जाता है, हाई बीपी। तो हाई बीपी का अर्थ जस्ट अपोजिट कि इस प्रकार के व्यक्ति जिनमें ब्लड प्रेशर का वैल्यू 120/80 से ज्यादा पाया जाता है, अर्थात 120 से 200 तक होगा, 130 हो, 140, 150/80 से अबव 90, 100 हो सकता है। तो इस प्रकार का उच्च रक्तचाप होने पर क्या हो जाता है, वह व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, धैर्य खो बैठता है, उसका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है, उसके ब्रेन में हेमरेज होने की संभावनाएं हो जाती, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो वह ब्लड जब धमनियों में बह करके जाता है तो इतना दबाव लगाता है कि कहीं से धमनियां रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और ब्लड बॉडी के दूसरे भागों में फैल जाता है। इसी प्रकार की घटनाएं देखी गई है कि यदि ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि ब्रेन वाले भाग में ब्लड की सप्लाई होते होते अगर कोई भी ब्रेन की एक आर्टरीज अगर फट जाती है तो उस कंडीशंस में ब्रेन वाले भाग में वह ब्लड फैल जाता है। इस घटना को हम ब्लड हेमरेज कहते हैं, ब्लड हेमरेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, और ज्यादातर ऐसे लोगों में होता है जो फैटी फूड ज्यादा लेते हैं और रेस्ट ज्यादा करते हैं, उनके शरीर में केवल विश्राम की अवस्थाएं ज्यादा पाई जाती है, कोई परिश्रम का कार्य नहीं करते हैं, तो उस कंडीशंस में उनमें ब्लड प्रेशर की ज्यादा समस्याएं पाई जाती हैं। मैदे से बने हुए भोजन ज्यादा करते हैं, उनमें भोजन से संबंधित आदतें हैं, घी ज्यादा खाते हैं, मिठाइयों का ज्यादा सेवन करते हैं, अचार ज्यादा खाते हैं, तो ये इस प्रकार के लक्षण उनमें किसको बताते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को बताते हैं। अब इस प्रकार के व्यक्ति जिनमें ये बीमारियां हो चुकी हैं तो उनको कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्सेज है बॉडी के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम इनका बैलेंस करें, मैग्नीज, पोटेशियम, कैल्शियम इनका मैनेज करें, दूध का सेवन करें, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, रेशे युक्त भोजन का सेवन करें, घी वगैरह इस प्रकार के जो फैटी सब्सटेंस है उनको खाना बंद कर दें, और उसके अलावा हमें धूम्रपान की आदतों को त्याग दें, मिठाइयां खाने की आदत को त्याग दें, और इस प्रकार का हमारे शरीर का रूटीन तैयार करें कि डेली हम योगासन, योग और व्यायाम को प्राथमिकता दें, तो निश्चित रूप से हम इस ब्लड प्रेशर से क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो ये आज हमारा यहां तक टॉपिक मानव स्वास्थ्य पार्ट 2 कंप्लीट होता है। निश्चित है आपको समझ में आया होगा। अब इस चैनल को
द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू के चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी हमारे सोशल मीडिया है वहां पर आप शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और निश्चित ही आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।